देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 20 जो है समन मामलों के विचारण से संबंधित है। अध्याय 20 का ऐसे संबंधित है समन मामलों का विचारण। ठीक है, ये समन मामलों के विचारण के बारे में बताया गया है इसमें। देखिए 251 से लेके ये जाता है आपका 259 तक। 251 से 59 तक। देखिए 251 पहले देखें, 251 क्या कहता है। 251 कहता है अभियोग का सारांश बताया जाना। तो समन मामले हैं, क्वेश्चन यही बनता है पहले तो, सेक्शन 251 अभियोग का सारांश बताया जाना, ये याद रखना है आपको। अभियोग का सारांश बताया जाना, क्वेश्चन पहला आपका यही बनेगा इससे। एक तो ये सेक्शन वाइज बनता है कि कहां से कहां तक है ट्रायल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो समन मामले हैं वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखें सभी ट्रायलों का क्वेश्चन ये पहला ये बनता ही है कि वो कहाँ से शुरू होती है, शुरुआत किसी भी ट्रायल की कहाँ से होती है। तो ये पेटेंट क्वेश्चन समझ लो आप। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अभियोग का सारांश जो है अभियोग समन मामलों में जो है या समन मामले कहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो अभियोग के सारांश बताने से प्रारंभ होते हैं, याद रखना। समन मामले अभियोग का जो है सारांश बताने से प्रारंभ होते हैं। तो जब भी जिस वो बात कॉमन आएगी सारी चीजों में कि जब भी समन मामलों में अभियुक्त जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तो उसे अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी। मतलब अपराध जो भी उसके ऊपर आरोप है उसके बारे में उसको जो है बताया जाएगा। और जो है उस अभियुक्त का जो है उससे सारांश बताने के बाद उससे ये पूछा जाएगा क्या वह अपने दोषी होने का अभिभाव करता है अथवा प्रतिरक्षा चाहता है। ये भी अभियुक्त का सारांश बताने के बाद या आरोप की विशिष्टियां बताने के बाद उससे पूछा जाएगा क्या दोषी होना स्वीकार करता है, होना स्वीकार करता है या विचारण चाहता है। थोड़ा इसमें अलग है, विचारण चाहता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा उससे। विचारण चाहता है या दोष स्वीकार करता है, सीधी सी बात है। और एक बात और ध्यान में रखना, क्वेश्चन दूसरा ये भी बनता है कि कौन सी ट्रायल है जिसमें आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है। तो समन ट्रायल ही है। इसमें नीचे भी लिखा है किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक ना होगा। तो इसमें आरोप लगाना आवश्यक नहीं है, ध्यान में रखें। आरोप, ये भी क्वेश्चन बनता है, आरोप लगाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये भी याद रखना कि समन मामलों में जो है आरोप लगाना आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा ट्रायल बगैर आरोप लगाए। जो मामला आया उसका सारांश बताया, सारांश बताने के बाद पूछ लिया जाएगा अभियुक्त से कि भाई अपना दोष स्वीकार करते हो या नहीं करते, फिर आगे कार्रवाई चल जाएगी। आरोप लगाना आवश्यक नहीं है, समन मामलों में आरोप लगाना आवश्यक नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक। अब कहता है 252 दोषी होने के अभिभाव पर दोष सिद्धि। 252 दोषी होने के अभिभाव पर दोष सिद्धि। पर दोष सिद्धि, ठीक है। ये तो सिंपल है ये वाली हेडिंग कि अगर वो अपना दोष स्वीकार कर लेता है, जो भी अभियुक्त है, यदि अभियुक्त अपना दोष स्वीकार कर लेता है तो मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त का जो अभिभाव है, मतलब जो स्वीकारोक्ति है अपराध के बारे में, उस स्वीकारोक्ति के जो भी शब्द हैं उनको लेखबद्ध करेगा। और लेखबद्ध करने के बाद अभियुक्त ने
मतलब जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसी भाषा में उसको लिखेगा और उसके आधार पर स्वविवेक अनुसार, अपने विवेक के अनुसार जो है उसे क्या कर सकता है, दोष सिद्ध कर सकता है। मतलब उसी के अभिवचन के आधार पर सीधा सीधी बात है कि उसने जो कथन किए हैं, जो स्वीकारा है अपराध को, उन कथनों के आधार, उन कथनों को लिखबद्ध करेगा मजिस्ट्रेट और उनके अनुसार जो है उसे अपने विवेक अनुसार जितनी भी सजा देना चाहे उतनी सजा वो दे सकता है। मतलब उसको कुल मिला के दोष सिद्धि कर सकता है। फिर आगे देखेंगे, ज्यादा इसमें नहीं होती। अब 253 कहता है छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दस्तुद्दी। 253 सेक्शन 253 ये कह रहा है छोटे मामलों में, छोटे मामलों में दोषी होने के अभिभाग पर ये छोटे मामले हैं, इसमें उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं। छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में, छोटे मामले में दोषी होने के अभिभाग पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में, अभियुक्त की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में दोष सिद्धि, ये कह रहा है कि अगर छोटा मामला है और अभियुक्त अनुपस्थित है लेकिन वो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है तो उसके आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है। क्या इसमें देखिए दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कहता है इसका क्लॉज जहां धारा 206 के अधीन, छोटे मामले आपने पढ़े ही है, धारा 206 में आते हैं ना, तो 206 की, अब ये भी देखिए 206 में कौन छोटे मामले कौन से माने जाते हैं, जिनमें 1000 रुपए तक का जुर्माना होता है, ऐसे मामले छोटे मामले माने जाते हैं। तो अब दोनों को लिंक करके ध्यान में रखना, 206 वाले मामले की बात कह रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 206 के तहत जो छोटे मामले हैं उनकी दोष सिद्धि किस धारा के तहत की जाती है, तो 253 समन मामलों में इसमें की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना, जो छोटे मामले हैं उसकी दोष सिद्धि कहाँ हो रही है, 253 में। ठीक है, तो वो ये है, इसमें लिखा है कि जहां धारा 206 के अधीन समन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना, समन जारी अभिवचन करना चाहता है, वहां वह अपना अभिभाग अंतर्विष्ट करने वाला एक पत्र वो समन में अंतर्विष्ट विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेश वाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ये सिंपल सी प्रोसेस बता रहा है कि अगर 206 के तहत उसे समन किया गया था किसी अपराध के मामले में, छोटे मामले के बारे में, और वो अपना दोष स्वीकार कर लेता वो व्यक्ति कि हाँ भैया मैंने जो है अपराध किया है और जो जुर्माने की रकम है और वो भरने को भी तैयार है। तो वो कह रहा है कि वो जुर्माने की रकम जो है अपने जो है स्वीकार वृत्ति जो की है उसने, उसके स्वीकार करने अभिभाग में अंतर्गत करने वाला एक पत्र, मतलब एक लेटर लिखेगा न्यायालय के नाम, जिसमें वो ये कथन करेगा कि उसने जो है अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और जो रकम है उसको डाक या संदेश वाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कैसे भेजेगा, या तो डाक द्वारा या किसी संदेश वाहक, मतलब किसी के द्वारा पहुंचा देगा, दोनों बातें हैं, संदेश वाहक द्वारा, संदेश वाहक, या तो डाक द्वारा भेज दे, मनी ऑर्डर भी हो जाता है, पेमेंट भी हो जाता है, और जो पत्र है उसमें वो अपना अपराध स्वीकार कर ही लेगा, है ना। तो संदेश वाहक या डाक द्वारा वो है अपना अपराध स्वीकार करके और जो रकम उसमें है वो भेज सकता है न्यायालय को, और इसके आधार पर न्यायालय क्या कर सकता है, उसे दोषित कर सकता है। दूसरा इसी के बारे में है, तब मजिस्ट्रेट स्वविवेक के अनुसार अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिभाग के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोषित कर सकेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने देने के लिए दंडादेश देगा और अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम उस जुर्माने में समायोजित की जाएगी, या जहां अभियुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्लीडर अभियुक्त की ओर से उसके दोषी होने का अभिवचन करता है, वहां मजिस्ट्रेट यथा संभव प्लीडर द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों में अभिभाग को लिखबद्ध करेगा और स्वविवेक के अनुसार उस अभियुक्त को ऐसे अभिभाग पर दोषित कर सकेगा और उसे यथापूर्वक दंडादेश दे सकेगा। ये क्या कह रहा है कि जो भी रकम वगैरह भेजी है उसने उसको समायोजित कर लिया जाएगा। अगर मान लो जी वकील के माध्यम से या प्लीडर के माध्यम से जो उपस्थित हुए हैं, इनकी तरफ से वकील वगैरह उपस्थित हुआ है, तो जो वकील ने जो कथन किए हैं उनके आधार पर भी जो है क्या कर सकता है न्यायालय, उन कथनों को लिखबद्ध करके उनके आधार पर भी जो है अभियुक्त को दोषित कर सकता है। तो कोई ज्यादा इसमें याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि डाक या संदेश भाग या प्लीडर भी हो सकता है, प्लीडर के माध्यम से भी हो जाएगा। अगर प्लीडर उपस्थित है या इनने वकील कर रखा है तो उसके माध्यम से भी जो है छोटे मामलों में दोष सिद्धि हो सकती है, उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सेक्शन 254,
254 कह रहा है कि प्रक्रिया जब दोष सिद्ध ना किया जाए, प्रक्रिया है कुल मिला के। 254 में क्या है, प्रक्रिया। ये कह रहा है कि अगर दोष सिद्ध नहीं होता तो फिर आगे कार्रवाई होगी उसके बारे में। ये तो दोष सिद्धि की बात हो गई, खुद के अभिभावक पर हो गई। ये अनुपस्थिति में दोष सिद्धि हो गई 253 में, ठीक है। ये दोषी होने के अभिभावक पर या अनुपस्थिति में। और ये क्या है, प्रक्रिया। अगर दोष सिद्धि नहीं होती तो आगे फिर प्रक्रिया चलेगी। अब ये कह रहा है कि पहला, यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 252 253 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और सब ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए भाग लेने, और अभियुक्त को भी सुनने के लिए ऐसा सब साक्ष्य जो अपनी प्रतिरक्षा में पेश करने के लिए अग्रसर होगा। सीधी सी बात है कि फिर साक्ष्य लेगा न्यायालय दोनों के, अभियोजन और अभियुक्त दोनों के। तो अभियोजन को सुनेगा, जब आगे फिर अगर मान लो दोष सिद्धि नहीं होती है तो न्यायालय क्या करेगा, साक्ष्य लेगा, अभियोजन का साक्ष्य लेगा, ठीक है। अभियोजन का साक्ष्य, ये तो पहले तो अभियोजन का ही होता है ना, अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा। उसके बाद अगर अभियुक्त की तरफ से कोई साक्ष्य है तो फिर उसको लिया जाएगा, ठीक है। अभियुक्त वगैरह जी अपनी तरफ से कोई साक्ष्य पेश करना चाहे तो इनका साक्ष्य भी लिया जाएगा। अभियोजन अपनी तरफ से जो पेश करना चाहे साक्ष्य, उनके भी साक्ष्य वगैरह जो है लिए जाएंगे। दूसरा, यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो किसी साक्षी को हाजिर होने या दस्तावेज या चीज पेश करने के निर्देश देने वाला समन जारी कर सकता है। अब ये दोनों, अगर दोनों में से कोई भी, चाहे अभियोजन हो चाहे अभियुक्त हो, ये चाहते हैं न्यायालय से कि भाई किसी व्यक्ति को पेश कराया जाए या कोई दस्तावेज पेश कराया जाए जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, तो ये न्यायालय से समन जारी करा सकते हैं। फिर न्यायालय क्या करेगा, समन जारी करेगा, उसके लिए न्यायालय आदेशिका या समन जारी करेगा। आगे कहता है, मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व यह अपेक्षा करने वाला कि विचारण के प्रयोजनों के लिए हाजिर होने के किए जाने वाले उचित व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाए। तो व्यय भी जैसे तो आप जानते हैं कि न्यायालय समन जब भी जारी करता है जब व्यय, अगर न्यायालय को लगता है कि कोई शुल्क या व्यय है जमा कराना चाहिए उसकी उपस्थिति के लिए, तो वो व्यय या खर्चे कह लीजिए वो जमा करा सकता है कि भाई पहले आप खर्चे जमा करो फिर उसके बाद हम जो है समन जारी करेंगे। तो न्यायालय जो है खर्चे आदि जो है जमा करा सकता है जो भी उचित लगते हैं। अब दोनों के साक्ष्य वगैरह हो गए, कोई साक्षी वगैरह था उसको भी न्यायालय ने समन कर दिया, उसको भी बुला लिया, तो फिर क्या होगा, सब सुनने के बाद वही होता है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। 255 में 255 ये क्या कहता है, दोष मुक्ति या फिर होगी दोष सिद्धि। दोष मुक्ति या फिर होगी क्या, दोष सिद्धि, ठीक है। ये कह रहा है, यदि मजिस्ट्रेट धारा 254 में विनिर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो जो वह स्वप्रेरणा से पेश करवाए लेने पर इस निष्कर्षों पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह अभियुक्त के तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। ये कह रहा है कि जो भी साक्ष्य हो गए हैं वो साक्ष्य लेने के बाद, इसके अलावा मजिस्ट्रेट साहब को अगर कोई अतिरिक्त साक्ष्य लगता है तो वो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के बाद, कुल मिला के सारे साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद या सारे गवाहों की समीक्षा, सारे सबूतों की समीक्षा करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको दोष मुक्ति का आदेश पारित करेगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा, जहां मजिस्ट्रेट धारा 325 या 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, मतलब कोई लाभ नहीं देता है, वहां यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है तो क्या करेगा, उसके बारे में कोई दंडादेश पारित करेगा। मतलब दोनों बातें हैं कि अगर उसको लगता है कोई अपराध नहीं बन रहा है तो दोष मुक्ति का आदेश पारित कर देगा, अगर उसको लगता है कोई अपराध किया है तो क्या करेगा, दोष सिद्धि का आदेश पारित करेगा, अगर वो कोई छूट वगैरह नहीं देता है तो, ठीक है। परिवीक्षा वगैरह जो भी है उनका लाभ अगर नहीं देना चाहता तो फिर जो है तो फिर वो दोष सिद्धि का जो है आदेश पारित करेगा। तीसरा क्लॉज कहता है, कोई मजिस्ट्रेट धारा 252 255 के अधीन किसी अभियुक्त को चाहे परिवाद या समन किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणे किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है दोष सिद्धि कर सकता है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उसने अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक चीज और जुड़ी है इसमें नई, ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट 252 और 255 के अधीन किसी अभियुक्त को चाहे परिवाद पर हो या समन पर किसी भी प्रकार का रहा हो, चाहे परिवाद का मामला हो या समन का मामला हो, समन के द्वारा बुलाया गया हो, आगे कह रहा है कि इस अध्याय के अधीन विचारणे किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित तथ्यों
पर आधारित हो, स्वीकृत हो या उसने ही स्वीकार कर लिया किसी व्यक्ति ने, स्वीकृत या साबित तथ्यों पे, स्वीकृत या साबित तथ्यों के आधार पर, ठीक है, स्वीकृत हो या साबित हो, सीधी सी बात, कोई डाउट नहीं हो कि हाँ इसने अपराध किया है। तो उन अपराधों के लिए भी जो है, और अगर लगता है न्यायालय को कि कोई ने कोई अपराध किया है जो स्वीकृत है, और उसको लगता है कि कोई दूसरी पार्टी पर जो है उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव अगर नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए भी उसे दोष सिद्ध कर सकता है जो अपराध उसने स्वीकार किया है। भले ही उसका जो है आरोप में नहीं आया हो, लेकिन बातें जब हुई हैं, साक्ष्य वगैरह आए हैं, उसमें कोई चीज की स्वीकारोक्ति की हो, लगता है कि इसने वो अपराध किया हो, और उससे कोई दूसरी पार्टी पे इसमें लिखा दोष सिद्ध कर सकेगा यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो क्या कर सकता है, उसको दोष सिद्ध कर सकता है। कब उसको लगता है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो उसको दोष सिद्ध कर सकता है। अब 256 कहता है परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु। सेक्शन 256 ये कह रहा है परिवादी, ये वो कंडीशन बताई गई है इन मामलों में, समन मामलों में, वहां भी बताई गई थी एक अपने वारंट मामलों में, वारंट मामलों में भी बताई गई थी कि परिवादी अनुपस्थित रहता है तो क्या प्रक्रिया। अब 256 में भी बताई गई है परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु, परिवादी का हाजिर ना होना, ना होना या उसकी मृत्यु, या मृत्यु लिख लीजिए सीधा, कि अगर मान लो हाजिर नहीं होता है या उसकी जो है मृत्यु आदि हो जाती है, तो भाई जो कौन सी प्रक्रिया जो फिर क्या जो है न्यायालय करेगा, अगर परिवादी हाजिर नहीं होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन सी जो है प्रक्रिया का जो है पालन किया जाएगा, क्या किया जाएगा। देखिए ये कहता है पहला कि यदि परिवाद परिवाद पर, सॉरी 256, ये कह रहा है यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन या उसके पश्चात किसी भी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं, कुल मिलाकर जो फिक्स तारीख होती है, जो समन जारी करने के बाद न्यायालय ने जो है साक्ष्य लेने के लिए जो तारीख तय कर रखी है कि भाई उस दिन हम साक्ष्य लेंगे, उस दिन जो है परिवादी हाजिर नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन मामले की सुनवाई के लिए मामला स्थगित करना ठीक ना समझे। ये कह रहा है कि ऐसे मामलों में अभियुक्त वो क्या कर सकता है, अभियुक्त को दोष मुक्त कर सकता है जब तक कि न्यायालय को ऐसा नहीं लगता कि अगली कोई तारीख तय करनी चाहिए। अगर न्यायालय को लगता है कि अगली तारीख तय करना ठीक नहीं है, तो वो दोष मुक्ति का आदेश दे सकता है। क्या दे सकता है, दोष मुक्ति, क्या का आदेश दे सकता है, दोष मुक्ति का आदेश दे सकता है। देखिए दोनों में अंतर है, एक वारंट मामलों में भी जब हमने इसको पढ़ा था वहां दोष मुक्ति नहीं हो रही थी, वारंट मामलों में क्या हो रहा था, उन्मोचन हो रहा था, क्या हो रहा था, उन्मोचन, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोष मुक्ति हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि इन पे क्वेश्चन बनता है दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ अलग चीज है, ये अगर मामला समन मामला है और अभियुक्त अनुपस्थित रहता है, ठीक है, याद रखना कि अगर मामला समन मामला है और जो परिवादी है वो नियत तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, तो जो अभियुक्त है उसको न्यायालय क्या कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है, अगर वो अगली तारीख तय करना ठीक ना समझे तो। हालांकि वो अगली तारीख भी दे सकता है, ये न्यायालय का विवेक है, अगली तारीख भी दे सकता है, अगर अगली तारीख नहीं देता है तो दोष मुक्ति का आदेश दे सकता है कि जब कंप्लेन शिकायत करता, परिवादी मतलब शिकायतकर्ता जो है वो खुद ही उपस्थित नहीं है जो तारीख तय की है, तो समन मामला है तो क्या करेगा, दोष मुक्ति, और अगर वही मामला वारंट मामला है तो क्या होगा, फिर उन्मोचन होगा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना, दोनों में अंतर है। अगर मामला समन है तो दोष मुक्ति होगी, और अगर मामला कौन सा है, बाप का वारंट है, तो क्या होगा, तो फिर उन्मोचन होगा। ये भी याद रखना है आपको कि अगर मामला समन है तो दोष मुक्ति होगी, और अगर मामला वारंट है तो क्या होगा, उन्मोचन होगा। इन दोनों को याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बनता भी है, ठीक है। समन और वारंट में अंतर है इधर इस प्रक्रिया में, ठीक। अब देखिए परंतु लिखा है, परंतु जहां परिवादी का प्रतिनिधित्व पीड़ित द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है, या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि परिवादी की व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्रवाई कर सकता है। ये तो सिंपल सी बात है कि मान लो कोई मैटर ऐसा है कि उसकी तरफ से वो खुद नहीं आया है लेकिन अपना वकील भेज दिया है उसने,
या न्यायालय को लगता है कि उसकी व्यक्तिगत हाजिरी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। उस फिर ऐसे मामलों में जो है दोष मुक्ति नहीं की जाएगी। वकील साहब आ ही गए हैं और न्यायालय को लगता है कि भाई इनकी आने की आवश्यकता नहीं है, छूट दे सकता है, तो फिर कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जा सकती है। दूसरा कह रहा है उपधारा 1 के उपबंध जहां तक हो सके उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां परिवादी के हाजिर ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कह रहा है ये प्रोविजन वहां भी लागू होंगे जब परिवादी की मृत्यु हो जाती है। यानी परिवादी की मृत्यु होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो स्वाभाविक सी बात है दोष मुक्ति होगी। जिसने शिकायत करते ही मर गया, कंप्लेन करने वाला ही मर गया, तो क्या होगा, फिर दोष मुक्ति होगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रखना है कि समन और वारंट मामलों में क्या अंतर है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब 257 कहता है परिवाद को वापस लेना। मतलब जिसने शिकायत करता था अगर उसने ही परिवाद को वापस ले लिया है तो क्या होगा। देखिए सेक्शन 257 ये कह रहा है परिवाद को वापस लेना। पहले आपने शिकायत करी, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने वापस ले लिया मामला, तो क्या होगा भाई। ये कहता है यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व, मतलब अंतिम आदेश के बाद तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता ना परिवाद वापस लेने का, तो अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय, पारित किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां की एक से अधिक अभियुक्त हुआ उन सब या उनमें से किसी एक के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है दोष मुक्त कर देगा। ये कह रहा है कि परिवाद वापस ले सकता है या तो जितने अभियुक्त है सभी के विरुद्ध ले सकता है या उनमें से किसी एक के विरुद्ध ले सकता है, जरूरी नहीं कि सभी के विरुद्ध, जिसके भी विरुद्ध भी लेना चाहे। और न्यायालय अगर उसे परिवाद वापस लेने की अनुमति दे देता है तो ये भी जरूरी है कि न्यायालय से अनुमति के बाद ही परिवाद वापस लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि खुद ही खींच लोगे, तो न्यायालय अगर अनुमति दे देता, मोस्टली दे ही देते हैं, न्यायालय तो खुद चाहते हैं कि मामला निपटे, हमारी यूनिटें बढ़े। ठीक है, तो न्यायालय कहते ले लो भाई, बहुत अच्छी बात है। न्यायालय अधिकतर चाहते राजीनामा हो जाए, खत्म हो जाए केस, हमारी यूनिट बढ़े। आजकल कोर्टों में यही हो रहा है, हर न्यायाधीश न्याय व्याय कुछ नहीं कर रहे, बस ये सोचते हैं कि बस यूनिटें कैसे बढ़े, तो यूनिटें बढ़े कहते हैं राजीनामा कराओ, वकील साहब निपटाओ, जल्दी निपटाओ, तो उनका यही रहता है। तो अगर कोई परिवादी खुद ऑफर कर रहा है न्यायालय को कि मैं वापस लेना चाहता हूं, तो वो तो बिल्कुल वेलकम करेंगे, कहेंगे बिल्कुल ले जाइए, जल्दी लीजिए। ठीक है, तो परिवाद वापस अगर ले लेता है तो फिर क्या होगा, यहाँ भी दोष मुक्ति होगी। ठीक है, अगर न्यायालय अनुमति दे देता है तो दोष मुक्ति हो जाएगी। जिसके खिलाफ भी वापस लिया या सभी के लिए खिलाफ लिया है तो सभी के खिलाफ हो जाएगी। तो किसका आदेश पारित करेगा फिर, जिसके खिलाफ जिसके विरुद्ध परिवाद वापस लिया उसको दोष मुक्ति का आदेश पारित किया जाएगा। ठीक है, 258 कहता है कुछ मामलों में कार्रवाई का रोक दिया जाना। 258 कहता है कार्रवाई का रोक दिया जाना, सीधा लिखे कार्रवाई का रोक दिया जाना, रोक दिया जाना। ठीक है, ये कार्रवाई स्टे है, कार्रवाई रोकने की बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है देखिए, ये कहता है परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्रवाई को किसी भी प्रकरण में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है, और जहां मुख्य साक्ष्यों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्रवाई रोकी जाती है वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है और ऐसा छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। अब यहाँ दो चीजें आ रही हैं। ये कह रहा है कि परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में, मतलब जिसमें परिवाद नहीं किया गया, अन्य आधार पर जो है मामले न्यायालय के समक्ष आए हैं, तो कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से, किसकी मंजूरी लेना पड़ेगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अन्य मजिस्ट्रेटों के बारे में कह रहा है कि जो अन्य मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, इसमें लिखा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से, इनकी अनुमति से, अगर कोई अन्य मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, वो ही है,
तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो गया या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, इनकी मंजूरी से जो है कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारण से, कोई भी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो ऐसे कारण से जो आवश्यक समझता है वो लेखबद्ध करना पड़ेगा। किन कारणों से वो रोक रहा है कार्रवाई, वो कारण लेखबद्ध करके जो है वो कार्रवाई को रोक सकता है और अपना निर्णय भी सुना सकता है। मतलब बीच में ही कार्रवाई रोक करके जो है अपना निर्णय सुना सकता है। और जहां मुख्य साक्ष्यों का साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात, ये कह रहा है साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात, साक्ष्य अभिलिखित, ये याद रखना है, लिखित करने के पश्चात कौन से आरोपी, मुख्य आरोपियों की बात हो रही है यहाँ, मुख्य आरोपी जो है उनका साक्ष्य लेने के बाद, मुख्य साक्ष्य अब आरोपी है उनका साक्ष्य लेने के पश्चात इस प्रकार कार्रवाइयां रोकी जाती हैं, वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है। दोष मुक्ति का निर्णय, दोष मुक्ति का निर्णय, इस पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, निर्णय अगर साक्ष्य हो गया है, मुख्य साक्ष्य अभिलिखित, मुख्य आरोपी जो है उनका साक्ष्य पहले ले लिया गया है, उसके बाद कार्रवाई रोकी जाती है तो फिर दोष मुक्ति का निर्णय सुनाया जाएगा। और अगर मान लीजिए जो है अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ा जाता है तो छोड़ने का प्रभाव क्या होगा, उन्मोचन होगा। क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि साक्ष्य लिए बिना अगर कार्रवाई रोकी जाती है तो क्या प्रभाव होगा, तो उन्मोचन होगा। साक्ष्य लिए बिना, अगर साक्ष्य नहीं लिया है, अभी साक्ष्य नहीं हुआ है और कार्रवाई रुक गई है, तो फिर इसका प्रभाव होगा उन्मोचन। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर साक्ष्य ले लिया है उसके उसके बाद जो है कार्रवाई रोकी जाती है तो न्यायालय निर्णय सुनाता है तो उसका प्रभाव दोष मुक्ति होगा। और साक्ष्य लिए बिना अगर कार्रवाई रोकी जाती है तो इसका प्रभाव उन्मोचन होगा। ध्यान में रखना, ये दोनों क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि अगर साक्ष्य हो चुका है और फिर न्यायालय ने कार्रवाई रोकी है, जो भी कारण रहे वो न्यायालय की लेखबद्ध कारण करेगा न्यायालय, तो अगर साक्ष्य लेने के बाद रोकता है तो प्रभाव होगा दोष मुक्ति, और अगर साक्ष्य नहीं लिया है और कार्रवाई रोक देता है तो उसका प्रभाव होगा उन्मोचन। इन दोनों पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना है इसका भी आपको। ठीक, अब देखिए 259 कहता है समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है। 259 ये कह रहा है समन को वारंट में कैसे बदलेंगे। समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तन, समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तन, संपरिवर्तन मतलब बदल देना। जो समन था मामला वो वारंट मामला कब होगा, इसमें कंडीशन भी लिखी है कि इसमें लिखा है जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय, ये इसकी शर्त है कि कौन सा समन मामला जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय, 6 माह से अधिक, ये शर्त है इसकी कि मामला कैसा होना चाहिए, 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होना चाहिए। तो ऐसा समन मामला जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को क्या लगता है कि न्याय के हित में उसका जो है विचारण वारंट मामले की तरह किया जाना चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि जो समन मामला है और जिस समन मामले में 6 माह से अधिक की सजा होती है, और न्यायाधीश को लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भाई इसका समन ट्रायल ना होकर के इसका जो है वारंट ट्रायल होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है, प्रतीत होता है कि न्याय हित में अपराध का विचारण वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से उस मामले की क्या कर सकता है, पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा हो चुकी है। तो ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि भाई ये समन ट्रायल नहीं है, भाई इनका तो वारंट होना चाहिए, वारंट ट्रायल होना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई समन से वारंट में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। वारंट में बदलने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि मजिस्ट्रेट साहब को ये लग रहा है कि समन ट्रायल हो रही है, यहाँ सजा ज्यादा नहीं होगी, वारंट में जाएंगे तो ज्यादा जो है वो सजा हो सकती है, ज्यादा कड़ी सजा हो सकती है और ये अपराध गंभीर है। ठीक है,
तो फिर वो उसका वारंट ट्रायल की तरह विचारण कर सकते हैं। अब वारंट ट्रायल की तरह अगर विचारण करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जिन साक्ष्यों की परीक्षा हो चुकी है पहले उनको दोबारा से बुलाया जाएगा और फिर उसका जो रेगुलर वारंट ट्रायल होती है उसी तरीके से विचारण किया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि केवल वो समन मामले जिनमें 6 माह से अधिक की सजा होती है उन्हीं को जो है वारंट मामलों में संपरिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे समन मामले जिनमें 6 माह से अधिक की सजा होती है उन्हीं को जो है वारंट मामलों में क्या किया जा सकता है, संपरिवर्तित किया जा सकता है, उससे कम वाले को नहीं किया जा सकता। अगर कोई समन मामला है जिसमें 6 माह से जो है कम की सजा का प्रोविजन है तो फिर ऐसे समन मामले को जो है वारंट मामले में नहीं बदला जा सकता। तो ये भी याद रखना है कि वो समन मामले जिनको में 6 माह से अधिक की सजा होती है उनको जो है वारंट मामलों में बदला जा सकता है। कब बदला जा सकता है? जब मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि इसका वारंट ट्रायल होना चाहिए। जब वारंट ट्रायल करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जिन साक्ष्यों का विचारण हो चुका, जिन साक्ष्यों का पहले साक्ष्य हो चुका है उनको दोबारा से समन किया जाएगा, उनको दोबारा से बुलाया जाएगा और उनकी दोबारा से परीक्षा की जाएगी, क्योंकि फिर एक नया ट्रायल हो गया है। ठीक है, अब आता है संक्षिप्त विचारण। 21 में है संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण ये कहां से कहां तक है? ये 260 से 265 तक, 5 ही सेक्शन है। 260 से 265। ये भी याद रखना है आपको कौन सी ट्रायल कहां से कहां तक जाती। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, संक्षिप्त विचारण अध्याय 21। और अध्याय भी याद रखना है कि कौन सी ट्रायल किस अध्याय में, क्योंकि हर ट्रायल एक एक अध्याय के लिए है। ये भी याद रखें, हर ट्रायल के लिए एक अध्याय है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखें। 21 में संक्षिप्त विचारण, उससे पहले 20वां था समन, उससे पहले 19वां था वारंट, है ना। तो इस तरीके से आपको अध्याय भी याद रखना है, कौन सी ट्रायल कहां से कहां तक चलती है ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी ट्रायल का प्रारंभ कैसे होता है। ठीक है, किसी भी ट्रायल का प्रारंभ जो है कैसे होता है। लेकिन यहाँ जो है, अब आप कहोगे भाई संक्षिप्त विचारण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई, तो संक्षिप्त विचारण की कोई प्रक्रिया नहीं होती। जो समन मामलों की विचारण की प्रक्रिया होती है वही संक्षिप्त मामलों के विचारण में अपनाई जाती है, फॉलो की जाती है। संक्षिप्त विचारण का मतलब तो एकदम से जो ट्रायल होता है उसको और भी समराइज कर देना होता है, बिल्कुल शीघ्र विचारण हो जाए। कुछ मामले बहुत छोटे होते हैं ना, उनके लिए फिर एक लंबी प्रक्रिया ना अपना के फिर इसको अपना दिया जाता है। तो इसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं होती कि संक्षिप्त विचारण कोई अलग से ट्रायल है, कोई अलग ट्रायल नहीं है, बस वही फास्ट ट्रैक टाइप का हो जाता है, एकदम जल्दी से मामला निपटाने के लिए चलाया जाता है। ठीक है, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो समन मामलों में होती है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें भी समन मामले की प्रक्रिया, जो समन मामलों की प्रक्रिया है वही यहाँ फॉलो की जाती है। अब इसमें चूंकि इसमें कोई प्रक्रिया भी नहीं बताई गई है, इसमें केवल ये लिखा है कि समन मामलों की जो प्रक्रिया है वही यहाँ पालन की जाएगी। यानी कि मतलब अगर कोई कहके संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया है तो क्या है प्रक्रिया? वही जो आप समन लिखा वही लिख दो, सेम टू सेम प्रक्रिया है। अब बस ये है कि ये थोड़ा फास्ट चलता है। अब बात आती है इसमें कि संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। 260 में ये कहता है भाई कौन को शक्ति है, शक्ति सीधा लिख लेते हैं कि भाई कौन को शक्ति है, संक्षिप्त विचारण कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट, कौन कौन कर सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये पूछा जाता है कि कौन कौन कर सकता है। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब इनको तो है ही पावर, इन दोनों को तो पावर है ही। ये लोगों तो संचित विचार करने के लिए सक्षम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और आपके महानगर मजिस्ट्रेट, ये दोनों तो क्या है? सक्षम है। इसके अलावा कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किए गए हो। दूसरा कह रहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तभी कर पाएगा जब उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत या सशक्त किया गया हो, हाई कोर्ट द्वारा प्राधिकृत, मतलब हाई कोर्ट ने इसको प्राधिकृत किया हो तभी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर पाएगा। मतलब नॉर्मली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते जब तक कि हाई कोर्ट द्वारा उन्हें प्राधिकृत ना किया जाए। लेकिन ये लोग तो प्राधिकृत ही हैं, कौन से?
आपके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, ये लोग प्राधिकृत है, पहले से ही प्राधिकृत है, संहिता के द्वारा ही प्राधिकृत है। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट प्राधिकृत कर सकता है तो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक समझता है तो वह निम्नलिखित में से सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। फिर एक नीचे बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है जिनमें बताया गया कि किन अपराधों का जो है संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो ये पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि कौन करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, ये लोग तो प्राधिकृत ही हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यदि हाईकोर्ट द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो संक्षिप्त विचारण कर सकता है। नीचे एक लिस्ट दे रखी है कि किन मामलों का संक्षिप्त विचारण होगा। तो उसमें कई अपराध लिखे हैं आईपीसी के, जो इसमें लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेना है, इसको ज्यादा नहीं ध्यान देना है, एक बार पढ़ लेना है कि वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, यानी 2 वर्ष तक के कारावास में संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। सीधा अर्थ क्या निकला कि ऐसे अपराध जिनमें 2 वर्ष तक की सजा होती है। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, इसका मतलब है कि 2 वर्ष तक के अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है, ऐसे अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है जिसमें 2 वर्ष तक की सजा होती है। 2 वर्ष से ऊपर के मामलों का संक्षिप्त विचारण नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। आगे कहता है रकम के बारे में कि अगर चोरी की रकम है, मतलब चोरी वाले अपराध हैं, चुराई हुई संपत्ति वाले अपराध हैं, तो उसमें 2000 रुपए से अधिक, उसमें जो है 2000, एक मिनट, 2000 रुपए, मतलब चोरी वाली अगर संपत्ति वाले अगर कोई मामले है तो उसमें जो है रकम कितनी है, 2000 रुपए तक है, तो इनका भी संक्षिप्त विचारण हो सकता है। इसके अलावा जितने भी जो संपत्ति वाले अपराध है ना, जैसे कि चोरी के अपराध हो गए, इसके अलावा चोरी की जो संपत्ति वगैरह प्राप्त करने वाले अपराध हो गए, इसके अलावा लिखा है कि कोई जो है चुराई हुई संपत्ति को छिपाने वाला जो अपराध, उसमें सब में एक ही रकम है 2000, इसीलिए अपन बार बार नहीं लिख रहे। ठीक है, तो संपत्ति वाले जो मामले हैं, कुल मिला के रकम वाले मामले हैं, इतना याद रखना मोटे तौर पर, तो उनमें 2000 रुपए तक के जो मामले हैं उनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। और सजा वाले जो मामले हैं वो 2 वर्ष तक के हैं तो उनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। ये 2 बातें याद रखना है, बस आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, रकम कितनी, 2000 याद रखना है, और सजा कितनी याद रखना है, 2 वर्ष याद रखना है। तो 2 वर्ष से कम के मामले हैं और 2000 रुपए तक के मामले हैं तो उनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। ये 2 बातें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा है, इसमें वही लिखा है कि धारा 506 के अधीन कोई मामले, इसमें भी वही सजा 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष और 2000, बस ये 2 चीजें याद रख लो, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, पूर्व इसके अलावा इन अपराधों का वही क्या किया है, दुष्प्रेरण किया है, प्रयत्न किया है, तो उनका भी जो है विचारण किया जा सकता है। जो अपराध लिखे हैं ना, चोरी वाले अपराध हैं, लोक शांति को भंग करने वाले अपराध हैं, है ना, तो इनके प्रयत्न और दुष्प्रेरण, तो उनका भी विचारण किया जा सकता है। आगे देखिए दूसरा क्या लिखा है, जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षिप्त विचारित किया जाना अवांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट किन्हीं साक्ष्यों को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता द्वारा उपबंधित पुनः रीति से सुनने को अग्रसर होगा। ये तो कॉमन बात है कि जब मजिस्ट्रेट साहब को आगे लगता है कि भाई संक्षिप्त विचारण नहीं करना चाहिए तो फिर वो रेगुलर ट्रायल कर सकते हैं। ये भी प्रोविजन इसमें किया गया है कि जब मजिस्ट्रेट साहब जो है को लगता है कि इसका संक्षिप्त विचारण से काम नहीं चलेगा, इसका रेगुलर ट्रायल होना चाहिए, इसको ज्यादा सजा होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, साक्षियों को पुनः बुलाएंगे और जो रेगुलर ट्रायल होता है वैसे उसका ट्रायल कर सकते हैं। ठीक, 261 कहता है द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों का संक्षिप्त विचारण। ये 261 जो है पर्टिकुलरली सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी जो है प्राधिकृत करने की बात कहती है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों द्वारा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, ये द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करने की बात कहती है। इसमें भी हाईकोर्ट द्वारा ही किया जाएगा। ये क्या कहता है, अब आप कहोगे कि इसको अलग क्यों लिखा, अलग लिखा है, उसका रीजन है, देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित है, किन्हीं ऐसे अपराधों का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित रहित 6 माह से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या किसी ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इनको भी शक्ति कौन दे सकता है, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट द्वारा प्राधिकृत। अब आप कहोगे कि भाई ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ इसीलिए लिखा है कि यहाँ कैसे अपराध है,
किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो रहा है जिनमें 2 वर्ष तक की सजा है या 2000 रुपए तक का जुर्माना है, ठीक है, या 2000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय है ना, या फिर 2 वर्ष तक की सजा है। और उसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, महानगर मजिस्ट्रेट है, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी आ सकते हैं जो हाईकोर्ट द्वारा समर्थित हो। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को शक्ति तो दे रहे हैं संक्षिप्त विचारण करने की, लेकिन कैसे मामलों में दे रहे हैं, जहां जो है सजा जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अनधिक, 6 माह से अनधिक, 6 माह तक के मामले कह लो आप, तो जुर्माने सहित या रहित 6 माह तक के मामलों में ही कर पाएंगे जी संक्षिप्त विचारण, या ये 2 वर्ष तक के मामलों का संक्षिप्त विचारण कर ले रहे। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट किन मामलों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है, जिसमें केवल 6 माह तक की सजा होती है, जुर्माने के साथ भी हो सकता है, जुर्माने के बिना भी हो सकता है। तो ये अंतर है, इसीलिए इनको अलग से जोड़ा गया है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है अगर हाईकोर्ट प्राधिकृत कर दे, लेकिन केवल वो उन मामलों का संक्षिप्त विचारण कर पाएगा जिनमें 6 माह तक की सजा होती है, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना। इसीलिए इसको 261 अलग से जो है बताया गया है। 2 वर्ष तक के मामलों का ये नहीं कर पाएगा, ये 6 माह तक के ही मामलों का संक्षिप्त विचारण कर पाएगा, और वो भी तब जब हाईकोर्ट इसको प्राधिकृत करे। ठीक है, अब विचारण की प्रक्रिया कह रहा है 262। अब आप कहोगे कि भाई कौन सी प्रक्रिया, यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। देखो सेक्शन 262, सेक्शन 262 कहता है विचारण की प्रक्रिया, प्रक्रिया लिख लेंगे सीधा, प्रक्रिया, कि भाई किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस अध्याय के अधीन विचारण में इसके पश्चात इसमें जैसा वर्णित है उसके सिवाय संहिता में समन मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मतलब कौन सी प्रक्रिया होगी, जो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि कोई प्रक्रिया नहीं है, जो समन मामलों में जो विचारण की प्रक्रिया होती है वही यहाँ फॉलो की जाएगी, कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो समन मामलों के विचारण की जो प्रक्रिया है वही यहाँ फॉलो की जाएगी। ठीक, मतलब एक तरीके से ये समन ट्रायल है, बस फास्ट ट्रैक हो गया है। ठीक है, अंतर इतना है, समन ही ट्रायल है, ये कोई अलग से नहीं है, ये वही ट्रायल है, बस फास्ट ट्रैक हो गया है। और ये बता दिए कौन मामलों में होगा और कौन मजिस्ट्रेट करेगा, बस समन मामलों को फास्ट ट्रैक कर दिया। ठीक, इतना याद रखें। अब बात आती कि भाई जो संक्षिप्त विचारण है तो इसमें कितनी सजा दे सकते हैं, ये तो क्वेश्चन कॉमन बनता ही बनता है। 3 माह से अनधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी दोष सिद्धि के मामले में ना दिया जाएगा। तो 3 माह तक की सजा दी जा सकती है इसमें, 3 माह तक। ये याद रखना है कि इसमें ये तो पूछा जाता, सभी जानते होंगे कि संक्षिप्त विचारण में जो है अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है, 3 माह। तो इसमें अधिकतम सजा 3 माह की दी जा सकती है, ये आपको याद रखना है। अब अभिलेख की बात कह रहा है सेक्शन 263। 263 क्या कहता है, 263 कहता है संक्षिप्त विचारण में अभिलेख, अभिलेख ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है संक्षिप्त विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा सरकार द्वारा निर्दिष्ट करे निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा। ये एक क्या कहते हैं पैरामीटर होता है न्यायालय के लिए कि क्या क्या करेगा। मामले का क्रम संख्या आप जानते ही हो, लिखा जाता है। उसके बाद अपराध किए जाने की तारीख, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख, ये सब आपने देखे होंगे जो जजमेंट होते हैं उसमें सारी चीजें लिखी रहती है। मामला क्रमांक लिखा रहता है, अपराध की जाने की तारीख लिखी रहती है, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख लिखी रहती है, परिवादी का नाम लिखा रहता है, अभियुक्त का नाम लिखा रहता है अगर कोई हो, पता अगर है ज्ञात है तो है, उसके माता पिता का नाम लिखा रहता है, उसका निवास का नाम लिखा रहता है, लिखा नहीं रहता फलाने जगह का मोहल्ले का जो है वासी है। उसने जो अपराध किया है उसके बारे में विशिष्टि रहती है, कब अपराध किया उसके बारे में विशिष्टि रहती है, अभियुक्त का अभिभाग और उसकी परीक्षा अगर हुई है तो उसके भी कथन रहते हैं, निष्कर्ष लिखा रहता है, दंडादेश की अन्य दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश जो भी दिया है उसके बारे में लिखा रहता है, कार्रवाई समाप्त होने की तारीख भी लिखी रहती है। तो ये सारी जो कॉमन चीजें होती न्यायालय के द्वारा वो अभिलेख में दर्ज की जाएंगी। तो इसमें कोई खास नहीं है, ये वाला जो सेक्शन है इसमें कोई खास नहीं है। अब आता है संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय 264। 264 कहता है निर्णय, 264 क्या कह रहा है, निर्णय। ये कह रहा है संक्षिप्त विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों को संक्षिप्त कथन करते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा।
तो ये सीधी सी बात कह रहा है कि जब उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है अभियुक्त ने, तो संक्षिप्त कथन उसका लिख के उसको क्या कर सकता है, तो सिद्ध कर सकता है, क्योंकि संक्षिप्त विचारण ज्यादा लंबी प्रक्रिया होती नहीं है, समन मामलों की प्रक्रिया जरूर है लेकिन कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती। उसने अपना दोष स्वीकार नहीं किया तो मजिस्ट्रेट उसके संक्षिप्त में कथन लिखते हुए उसको दोष सिद्ध कर सकता है। ठीक है। 265 कहता है अभिलेख और निर्णय की भाषा। सेक्शन 265 क्या कहता है, भाषा। अब ये ट्रायल आपने देखा, इसमें कुछ ट्रायल मिली है आपको, कुछ नहीं ट्रायल मिली, जो समन पढ़ लिया तो ये पढ़ लिया बस। इसमें रेंज कौन करता है ये याद रखना है, किन मामलों में होती है ये याद रखना है, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कब कर सकता है ये याद रखना है, और ये 3 माह वाली बात याद रखना है, कहां से कहां तक है ये याद रखना है बस। अब देखिए 265 कह रहा है अभिलेख और निर्णय की क्या भाषा होगी। ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। न्यायालय की भाषा में, किस भाषा में, हिंदी इंग्लिश नहीं, न्यायालय की भाषा। न्यायालय की भाषा का मतलब क्या होता है, जो न्यायालय में चलती है वो भाषा। हिंदी चलती तो हिंदी भाषा होगी, इंग्लिश चलती इंग्लिश होगी, गुजराती चलती गुजराती होगी, मतलब जो भी लोग भाषा होगी उस भाषा में निर्णय लिखा जाएगा जो न्यायालय की भाषा है। तो निर्णय कैसे लिखा जाएगा, न्यायालय की भाषा में। ठीक है, न्यायालय की भाषा की भाषा, जो भी भाषा तय हो न्यायालय में कि कामकाज की जो भाषा है उस भाषा में निर्णय लिखा जाएगा। दूसरा कहता है उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वे पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों इस उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ये एक थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं मजिस्ट्रेटों के लिए कि न्याय जो हाई कोर्ट है वो शक्ति दे सकता है कि जो है आप अपना निर्णय जो है, जो आपके जो क्या कहते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी वगैरह होता है सीजीएम के द्वारा, सीजेएम कोर्ट में ये तय कर देते हैं, तो उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से जो है अपना निर्णय लिखा सकते हैं, उसके बाद उसमें जो है साइन कर सकते हैं। लिखा सकते का मतलब वही टाइपिस्ट वगैरह जो है उनसे टाइप करा सकते हैं, उसके बाद जो प्राधिकृत होते हैं है ना, उन सीजीएम के द्वारा प्राधिकृत है नियुक्त किए जाते हैं न्यायालय में, उनके द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, लिखा सकते हैं। लिखा सकते हैं मतलब ये बोलते जाते हैं वो लिखते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम ही कर लो हम साइन कर देंगे, वो वाली बात नहीं कह रहा ये वो बात नहीं कह रहा कि तुम लिख के दे दो ना साइन हम कर देंगे, वो नहीं कह रहा ये कह रहा है कि लिखा सकते हैं, ये जो बताते जाएंगे वैसा वो लिखते जाएंगे, उसके बाद ये साइन उस पर कर सकते हैं। सामान्यतः आपने नियम क्या पढ़ा है कि मजिस्ट्रेट को निर्णय स्वयं लिखना चाहिए। अब स्वयं कब तक लिखेगा बेचारा, लिख ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो थोड़ा हेल्पर दे दिए उनको कि वो बोलते जाते हैं, स्टेनो वगैरह वो लिखते टाइप करते जाते हैं। ठीक है, इसीलिए दे रखा है। तो वही चीज इसमें कहा गया है कि जो भी नियुक्त किए गए हों अधिकारी सीजीएम द्वारा, उनके द्वारा जो है लिखवा सकते हैं और उस पर जो है पढ़ने के बाद अपना साइन ये जो है कर सकते हैं, माना जाएगा कि इन्हीं के द्वारा वो निर्णय दिया गया है। ठीक है, ये जो है आपका संक्षिप्त विचार। अब कल पढ़ेंगे अपन सौदा अभिभाग अध्याय 21A, ये भी इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, सौदा विभाग से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसको अपन पढ़ेंगे कल। ट्रायलें आपकी हो गई हैं, ट्रायलों को पढ़िएगा। अब ज्यादा टाइम थोड़ा सा आपका नहीं लगेगा, लगभग आधी हो ही गई है। बाकी पढ़ेंगे कल, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, अच्छे ढंग से रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, है ना। जो लोग सिविल जज दे रहे हैं वो भी पढ़ते रहिएगा ढंग से, क्योंकि डेट आ गई है आपकी सिविल जज की। जो लोग दे रहे हैं, जिन जो नहीं दे रहे वो बात अलग है, जो दे रहे हैं अपने और सब्जेक्ट भी कवर करते रहिए। ये दो सब, ये तो आपका हो ही रहा है, आईपीसी भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, है ना। और बाकी अपने सब्जेक्ट पढ़ते रहिए सिविल जज वाले। ठीक, चलिए।